देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर है? पहली चीज तो यह है कि बंगाल में कोई भी चुनाव लोकल पर्सपेक्टिव में नहीं होते। वहां पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, बंगाल की जो केंद्रीय विशेषता है, जो कि इसमें भी थी, वो ये कि वहाँ चुनाव जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में होते हैं और राष्ट्रीय मसले और राष्ट्रीय चिंताएं वहाँ चुनाव के केंद्र में होती हैं। इस अर्थ में बंगाल की चेतना बाकी राज्यों की चेतना से अलग है। पहली चीज़, वहाँ इससे लोग प्रभावित नहीं होते कि आपने सड़क बनवा दी, बिजली लगवा दी, पानी आ रहा है, जैसा कि यूपी में होता है। वहाँ ये देखा जाता है कि प्रमुख राजनीतिक प्रश्न कौन सा है। मैं पहले दो चीज़ें मैं इसमें अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये जो सीपीएम और कांग्रेस का जो मोर्चा था, ये मोर्चा इतने एजिटेशन किए पिछले दिनों उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके, लेकिन पंचायत के चुनाव के लेके वो एक कॉमन एजेंडा नहीं पेश कर पाए। अब पंचायत के चुनाव में जो उन्होंने एजेंडा बनाया उसका किसानों से और आम लोगों से कोई लेना देना नहीं था और राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। सरकारी कर्मचारियों को डीए चाहिए तो एक मुद्दा था। अब गांव के किसान का डीए से क्या लेना देना। सेकंड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको कि बंगाल की जनता ने पकड़ा है, चॉइस बहुत खराब है लेकिन उपाय नहीं है। एक तरफ चॉइस ये है कि अपराधी और फासिज्म, और दूसरी तरफ चॉइस है अपराधी और डेमोक्रेसी। अब आप चुन लीजिए, अपराधी और डेमोक्रेसी चाहिए या अपराधी और फासिज्म चाहिए। बंगाल की जनता का क्लियर कट मैसेज है कि उन्हें अपराधी और फासिज्म नहीं चाहिए। यह मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। और चाहे ये चुनाव कभी भी हो, मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, ये जो वायलेंस ये वायलेंस की खबर आप जरा पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश के उठा के देखिए, तो जिला परिषद के चुनाव उठा के देखिए, तो जिला परिषद के चुनावों में उम्मीदवारों को ऑफिस तक नहीं जाने दिया गया और मीडिया में कहीं हंगामा नहीं था। यह कैसे हो सकता है कि बंगाल का चुनाव है तो अचानक वायलेंस सेंटर में नहीं है, पॉलिटिक्स सेंटर में है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मीडिया ने वायलेंस को सेंटर में कर दिया और अपराधीकरण को सेंटर में कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं आपसे, घोषित तौर पर उत्तर प्रदेश में 33 माफिया गिरोह ऑपरेट करते हैं। ऑफिशियली यह वहां के पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग का हिस्सा है। आज की डेट में मैं बहुत यह नहीं कह रहा हूं कि बंगाल में अपराधीकरण नहीं है, अपराधी है। बीजेपी के लिए एक मैसेज है, बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अपराधियों को बाहर से ले जाके आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। क्यों वो जो नंदीग्राम की सीट जिसका प्रभाकर जी ने जिक्र किया, क्यों वो जीत रहा है वो आदमी, उसी इलाके में क्यों जीत रहा है? क्योंकि उसके पास में मसल्स पावर है वहां। तो जब आपके डेमोक्रेसी में मसल्स पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में उभर के आया, जिसको सबसे पहले कंसोलिडेट किया लेफ्ट ने और बाद में बाकी पार्टियों ने उसे फॉलो किया। मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखना चाहता हूं इसे आपके बीच में। वह चीज पूरा का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। ये जो अब हिंसा है, ये साधारण हिंसा है वहां। क्यों? क्योंकि वहां क्लास कॉन्शियसनेस या क्लास पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है। जहां क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, वर्गीय हितों का ख्याल लोग सबसे ज्यादा रखेंगे, राजनीति को टॉप पर रखेंगे, निजी हितों को नीचे रखेंगे, तो जाहिर है कि वहां सबसे ज्यादा टकराहट होगी। एक अन्य चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार ऐसा हुआ कि जो कि मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है टीचर के नाते और एक नागरिक के नाते, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सारे लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। किस बात के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं? कि हर पोलिंग बूथ पर सेंट्रल पुलिस हो, सेंट्रल फोर्स हो। सुप्रीम कोर्ट खाली इतना इंश्योर कर दे कि जितने सेंट्रल फोर्स की हिंदुस्तान को जरूरत है उसकी पहले भर्ती हो जाए। हजारों पोलिंग बूथ हैं जहां पर के लोग लगाने के लिए नहीं है, आपके पास में ब्रीफिंग देने के लिए लोग नहीं है। आपकी स्थिति है, आपने सिर्फ ऑर्डर पास कर दिया। और यह ऑर्डर उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं पास किया गया?
क्यों नहीं पास किया? उत्तर प्रदेश में 2021 में जो चुनाव हुए जिसमें मास स्केल पर विधायकों को अपहरण किया गया, कैंडिडेट्स को अपहरण किया गया, लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए गए, बंगाल में एटलीस्ट मैक्सिमम जगह लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, सारे पोलराइजेशन के बावजूद। दूसरी चीज जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका के जिक्र करना चाहिए कायदे से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज हैं उनको गवर्नर बाकायदा बुला के, चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है वो साधारण अधिकारी नहीं है, गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है कि वो बार बार उसे कॉल करे और कहे कि आओ मुझे बताओ, आओ मुझे बताओ। जी नहीं, इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है संविधान के प्रति और जनता के प्रति। लेकिन हुआ यह इस बीच में जिससे कि सारे प्रोटोकॉल, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैरामीटर्स हैं उनको ब्रेक करके 3 बार से अधिक इलेक्शन कमिश्नर को बाकायदा गवर्नर ने बुलाया और जहां तक मेरी जानकारी है इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर के पास नहीं गए। तो एक फिनोमेना जो निकल के आया वो ये कि गवर्नर की सत्ता का एक छोटे से चुनावों में दुरुपयोग, जो कि एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर में सीधे सेंटर का हस्तक्षेप है और इसको कायदे से सीरियसली लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो इसका मैसेज क्या है राष्ट्रीय स्तर पर, मैसेज यह है कि सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ में बंगाल की जनता ने मैसेज दिया है। बंगाल की जनता केंद्र का किसी भी रूप में सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहती। दूसरा जो मैसेज है बहुत क्लियर कट मैसेज है, ममता जनता की चॉइस नहीं है, ममता जनता की मजबूरी की चॉइस है, जनता के पास में विकल्प नहीं है, जनता के पास में बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। दिक्कत यहां है, हम लोग अगर यह सोचें कि जनता के पास में बहुत अच्छे विकल्प हैं, जी नहीं। मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूं कि सीपीएम और कांग्रेस बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो आप अलायंस करने के लिए तैयार हैं कि टीएमसी आपके साथ होगी मोर्चे में, लेकिन राज्य के स्तर पर आपकी प्रत्येक इलेक्शन में लगातार वोट गिरे हैं लेफ्ट के और कांग्रेस के। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो लेफ्ट की सारी जगह जमानत जब्त हुई है। कैसे आप ये कह सकते हैं? बल्कि मुझसे अगर पूछे तो मेरा एक सुझाव है, ये एक मैसेज है, लेफ्ट को अगले 10 साल तक बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि फासिज्म से लड़ने के लिए व्यापक एकता की सख्त जरूरत है, सिर्फ उठौल की जरूरत नहीं है। अगर आप 500 वोट काटते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, आप नहीं जीत रहे। ये जो इल्यूजन है, इस इल्यूजन को दिमाग से निकाल दें। हमारे हिंदी में कहावत है ना, कांटे से कांटा निकलता है। ममता कांटा है, लेकिन मोदी उससे भी बड़ा कांटा है, तो कांटे को कांटे से निकाले। हम आते हैं वापस आपके पास आते हैं। नागेंद्र जी, आप जो है आपने दोनों लोगों को सुना, प्रभाकर जी को सुना जो हम कलकत्ता में हैं, और प्रोफेसर को सुना जो कलकत्ता में लंबा समय बिताया और सारे राजनीति को समझने में बड़ी अच्छी। आप इसको किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में बैठकर के? जी ने तो खैर बहुत सी ऐसी बातें करनी जो मेरे थी, लेकिन अच्छा है कि बातें शुरू में आ गई और मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, तो इस चुनाव का सबक मुझे जो दिखता है बहुत मजबूती के साथ ही दिखता है कि ममता बनर्जी